नमस्कार दोस्तों, प्रयास चैनल का आपके लिए एक और प्रयास लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज के वीडियो का विषय है कक्षा 12वीं हिंदी कोर के टर्म 2 का एक विषय कैसे लिखे कहानी। प्रयास का प्रयास रहता है कि हम हिंदी में आने वाली कठिनाइयों को, हिंदी भाषा संबंधी समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करें। तो आज एक और प्रयास के साथ हम हाजिर हैं, कैसे लिखें कहानी। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। आज का विषय है कैसे लिखे कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे कहानी किसे कहते हैं। कहानी किसी एक की नहीं, वह कहने वालों की है, सुनने वालों की भी, इसकी उसकी सबकी सृष्टि समूचे परिवार की। नानी की मुहर इस पर है। इस लोक की प्रजा होने के कारण हर किसी की कहानी लिखी और सुनी जा सकती है। कृष्णा सोबती के इस कथन से हम आरंभ करते हैं पाठ का कैसे लिखे कहानी। कहानी हमारे जीवन की किसी भी घटना, किसी भी विषय से संबंधित हो सकती है। हम सब ने बचपन में कहानी सुनी है, जब हमारे नानी, हमारी दादी और हमारी माँ को शायद कहानी कहने का मन ना करता होगा तो वो इस तरह कहते थे, एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी थी। क्या यह कहानी है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों। हाँ, अगर आपको मजा आया तो ये कहानी है, पर मुझे पता है कि आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इस कहानी में दो पात्र हैं, एक राजा और एक रानी, पर किसी भी घटना का जिक्र नहीं किया गया, सीधे उनकी मृत्यु बता दी गई। तो कहानी में ना संवाद है, ना घटना है और ना ही कुछ द्वंद्व या संघर्ष दिखाया गया है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि कहानी लिखने में इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं कि कहानी की परिभाषा क्या होती है। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता यानी संघर्ष हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरमोत्कर्ष का बिंदु हो, उसे हम कहानी कहते हैं। अर्थात किसी कहानी में कोई घटना होती है, पात्र होते हैं, पात्रों के साथ उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, उन सब समस्याओं को दूर करते हुए उसका जो ब्यौरा देश काल और वातावरण से संबंधित होता है उसको देता हुआ लेखक चलता है और उन संघर्षों को कथा में क्रमिक विकास के जरिए अंत में चरमोत्कर्ष तक पहुंचाता है, ताकि वह कहानी के उद्देश्य को पूर्ण कर सके, तो वह कहानी बन जाती है। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं हम कि कहानियों के कितने प्रकार होते हैं। कहानियां दो प्रकार से मिलती हैं, मौखिक कहानियां होती हैं और लिखित कहानियां होती हैं। प्राचीन काल में जब भाषा लिपि का विकास नहीं हुआ था तो उनका लिखित रूप हमें कई कहानियों का नहीं मिलता। दंत कथाएं अर्थात मौखिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वह मौखिक जाती थी और वैसे ही कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सुनाया जाता था। परंतु जब लिपि का विकास हो गया तो उसमें उसका हमें कहानियों के लिखित रूप मिलने लगे, जैसे कि जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं आदि सभी कहानियां पहले मौखिक रूप में थी, अब उनका लिपिबद्ध रूप भी हमें प्राप्त होता है। आजकल तो कहानियों को लिखने का प्रचलन शुरू हो गया है। देखते हैं कहानी, अच्छी कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं। सबसे पहला तत्व है कथानक, दूसरा देश काल और वातावरण, तीसरा पात्र और उनका चरित्र चित्रण, चौथा संघर्ष यानी द्वंद्व, पांचवा संवाद और छठा चरमोत्कर्ष अर्थात क्लाइमेक्स। अब इन सभी तत्वों का हम क्रमिक विकास या उनका क्रम पूर्वक पठन करेंगे। सबसे पहले आते हैं कथानक के ऊपर में। कथानक के कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं, जैसे कि कहानी का प्रारंभिक नक्शा एक कथानक ही होता है। जैसे एक घर बनाने के लिए, एक मकान बनाने के लिए हमें नक्शे की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार एक कहानी के निर्माण में भी हमें एक कहानी के कथानक यानी कि प्लॉट की आवश्यकता होती है, जिसका कि एक प्रारंभ होता है, मध्य होता है और अंत। कहानीकार जब प्रारंभ, मध्य और अंत को अपने मन मस्तिष्क में
निर्धारित कर लेता है, उसको निश्चित कर लेता है और कथानक की रूपरेखा कैसी होगी, इन सब का निर्धारण होने के बाद ही कहानी लेखन को वह अच्छी तरह से कर सकता है। अतः कथानक इसका प्रारंभिक बिंदु होते हैं, बिना कथानक के कहानी की रचना नहीं की जा सकती। अब हम आते हैं देश, काल और वातावरण पर। एक कहानीकार को अपनी कहानी लिखने से पहले जिस काल की कहानी है, जिस वातावरण से संबंधित कहानी है, उसका ज्ञान, उसके बारे में उसके तथ्यों का जुटाना, उनको तथ्यों को इकट्ठा करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है और उससे कहानी को प्रामाणिकता मिलती है और वह देश काल के अनुकूल घटनाओं को आगे बढ़ाता है, पात्रों के अनुकूल संवादों की रचना करता है। कथानक को विस्तार देने के लिए इस तरह की देश काल और वातावरण संबंधी जानकारी लेखक के लिए होना बहुत जरूरी है। इसके बगैर कहानी प्रामाणिक नहीं बन सकती। अब आते हैं उसके दूसरे तत्व पर, पात्र और उनका चरित्र चित्रण। यह तीसरा तत्व है। पहला कथानक, दूसरा हमने किया देशकाल और वातावरण। अब आते हैं पात्र और उनके चरित्र चित्रण पर। पात्रों का अध्ययन कहानी की बुनियादी शर्त है, इसके बिना कहानी रचना मुश्किल है। हर पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य होता है जो कहानी में विकसित होता है। अपना स्वरूप भी बदलता चलता है, अर्थात जैसे जैसे कहानी विकसित होती है, पात्रों के स्वभाव में, उनके स्वरूप में और उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए उनके व्यवहारों में बदलाव आता चलता है। पात्रों के स्वरूप की स्पष्टता कहानीकार को पात्रों का चरित्रण करने और उनके अनुकूल संवाद लिखने में सहायता करते हैं, उसे आसान बनाते हैं। अर्थात यदि कहानीकार यह निश्चित कर लेता है कि उसका पात्र कैसा है, किस वर्ग को के साथ संबंधित है, तो उसको यह आसानी हो जाती है कि उसका चरित्र चित्रण करने के लिए उसे किस प्रकार के संवाद लिखने हैं। ये सारे सहायक बिंदु पात्रों के चरित्रों को अच्छी तरह से लिखने में मदद करते हैं। कहानी लिखते समय पात्रों के अंतर संबंधों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कहानी में 4-5 पात्र हैं, उनके आपसी संबंध कैसे हैं, उनमें प्रेम भाईचारे का संबंध है या ईर्ष्या द्वेष का संबंध है, ये सब कहानीकार को पता होना चाहिए ताकि वह उनको उकेर सके। कहानी में कौन से पात्र की किस किस परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया होगी, यह कहानीकार को पता होना चाहिए। जब वह कथानक का निर्धारण कर लेता है, जब वह देश काल और वातावरण संबंधित सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लेता है, तो उसके दिमाग में इस बात का भी पूरा सही ढांचा बना हुआ होना चाहिए कि इस घटना में, इस संवाद के पश्चात ये मेरा पात्र किस तरह की प्रतिक्रिया करेगा, तो उसके संवाद भी उस प्रतिक्रिया के अनुरूप होने चाहिए, जिससे कि उसके व्यवहार के बारे में, उसके चरित्र के बारे में भी जानकारी पाठक को मिलती चले। यदि संपूर्णता से देखें तो कहानीकार और पात्रों के बीच निकटतम संबंध स्थापित होना चाहिए। अर्थात कहानीकार स्वयं पात्र के अंतर्मन में घुसकर उसके अंतर्मन की भावनाओं को समझ करके उसको प्रतिक्रिया के रूप में, उसे उसके संवादों के रूप में चित्रित कर सके, ताकि पाठक को लगे कि यह पात्र जो है वो कहानीकार का अपना पात्र है, उसके साथ उसका संबंध है। अब आते हैं हम चरित्र चित्रण पर। पात्रों का चरित्र चित्रण करने के कुछ तरीके हैं। कथानक की आवश्यकता के अनुसार पात्रों का चरित्र चित्रण अधिक से अधिक प्रभावशाली तरीके से करने के लिए हम देखते हैं कि इसके कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सबसे सरल तरीका कहानीकार द्वारा पात्रों के गुणों का बखान करना है। अर्थात जो कहानीकार है वह अपने पात्रों का चरित्र कैसा है उसका बखान करता है। एक उदाहरण देखते हैं। मुरली बड़ा दानी है, दूसरों की जरूरत का सदा ध्यान रखता है, दूसरों के लिए उसकी जान भी हाजिर रहती है। परंतु कहानीकार के द्वारा इस तरह पात्रों के गुणों का बखान करना, ये जो तरीका है उसको आजकल आउटडेटेड तरीका माना जाता है, क्योंकि यह पाठक के मन मस्तिष्क पर, उसकी रोचकता पर उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि अन्य तरीके सहायक होते हैं। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों द्वारा,
कई बार लेखक पात्रों के क्रियाकलापों के माध्यम से उसके चरित्रों को कहानी में उकेरता है। एक उदाहरण देखते हैं। मुरली ने एक गरीब आदमी को सर्दी में ठिठुरते देखा तो अपनी शॉल उसे दे दी। या मुरली ने अपने दोस्त को बिना बताए फीस के पैसे जमा कर दिए जब उसने अपने मित्र को लाइन से बाहर निकलते देखा। यहाँ लेखक ने उसका स्वभाव नहीं बताया, पर उसका क्रियाकलाप का बखान किया कि मुरली एक ऐसा व्यक्ति है जो कि लाइन में अपनी फीस देने के लिए खड़ा था, परंतु जब उसने यह जाना कि उसके दोस्त ने फीस के पैसे नहीं जमा किए तो उसके बदले उसकी फीस के वह पैसे जमा कर देता है। उसी प्रकार वह एक भिखारी को ठिठुरते देख करके अपनी शॉल उतार के दे देता है। तो इस क्रियाकलाप से यह सिद्ध होता है कि मुरली एक बहुत ही संवेदनशील पात्र जो है इस कहानी का है। एक अन्य तरीका है अन्य लोगों द्वारा बोले गए संवादों के द्वारा। यहाँ उदाहरण में देखेंगे कि राजीव और राघव ऐसे व्यक्ति हैं कहानी में जो कि मुरली को जानते हैं। वह उसके विषय में क्या बातचीत कर रहे हैं। राजीव राघव से कह रहा है, यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो मुरली ही सॉल्व कर सकता था। उसने मोहित की फीस जमा करवा कर उसका 1 साल खराब होने से बचा लिया। अब आप देखेंगे कि दूसरा और तीसरा तरीका बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि यहाँ पर कहानीकार ने सीधे सीधे उसके पात्र का चरित्र चित्रण नहीं किया, बल्कि दूसरे पात्रों के माध्यम से या उस पात्र के क्रियाकलापों के माध्यम से उसके चरित्र को उकेरने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं संघर्ष तत्व। कहानी में संघर्ष तत्व एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, इसके बिना कहानी में रोचकता नहीं पैदा होगी। अतः संघर्ष तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। संघर्ष तत्व कथानक को रोचक बनाए रखता है। द्वंद्व से तात्पर्य परिस्थितियों में इस काम के रास्ते में उत्पन्न बाधा है। अर्थात जो संघर्ष क्या होता है, कहानी में जो कई परिस्थिति आती है और उसमें अचानक से कोई बाधा पैदा हो जाए तो वही कहानी में संघर्ष तत्व का काम करता है। कथानक की पूर्णता की यह शर्त है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूर्ण करे। मतलब सरल कहानी कहते चले जाना वो कहानी को रोचक नहीं बनाता। यदि उसमें नाटकीयता आ जाती है और नाटकीय रूप से कहानी अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ती है तो पाठक की रोचकता उसमें बनी रहती है और यह द्वंद्व तत्व से ही संभव होता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि के कारण पैदा होता है। अर्थात जब दो विचार आपस में टकराते हैं, दो लोग आपस में संघर्ष करते हैं, कोई समस्या का हल खोज रहे हैं और उसमें कोई बाधा आ जाती है, या पात्र के मन मस्तिष्क में चलने वाला, स्वयं के अंदर चलने वाला अंतर्द्वंद, ये सभी कहानी में संघर्ष या द्वंद्व को स्थिति पैदा करते हैं और ये कहानी को आगे ले जाने के लिए, उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए बड़े सहायक होते हैं। कहानी में रोचकता भी पैदा करते हैं। कहानीकार कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी सफलता से आगे बढ़ेगी। ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है कि जिस प्रकार वह कथानक का निर्णय लेता है, वह देश काल और वातावरण के तथ्यों की जानकारी इकट्ठी करता है, पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में निर्णय लेता है, उसी प्रकार संघर्ष तत्व के बिंदु भी यदि लेखक के मन मस्तिष्क में एकदम साफ तौर पे रहते हैं तो कहानी सफलता की ओर आसानी से बढ़ती चली जाती है। अब आते हैं संवाद तत्व के ऊपर में। संवाद तत्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? संवाद के बिना पात्रों की कल्पना मुश्किल है। यदि संवाद नहीं होंगे तो पात्र आपस में बातचीत ही नहीं करेंगे, आपस में बातचीत ही नहीं होगा तो उनके अपने आप से संबंध, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनकी क्रियाएं, ये सब बताना लेखक को के लिए असंभव हो जाएगा। अर्थात संवाद कहानी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। घटना एवं प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायक है। कोई भी घटना तभी आगे बढ़ेगी जब उसके पात्र आपस में बातचीत करेंगे, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। संवाद पात्रों के स्वभाव और पृष्ठभूमि के अनुकूल होने चाहिए। अब लेखक को ये बहुत आवश्यक है ध्यान में रखना कि संवाद किसी भी चरित्र के स्वभाव के अनुसार हो।
अर्थात यदि कोई ईमानदार व्यक्ति है, सच्चा व्यक्ति है, सरल हृदय व्यक्ति है, तो उसके संवादों में, उसके में प्रयुक्त जो शब्द होंगे उस स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए। कि पृष्ठभूमि अर्थात यह जो पात्र है वो किस पृष्ठभूमि से संबंधित है, अर्थात अगर कोई युवा है और वह कॉलेज में पढ़ने वाला है, उसकी पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई से या कॉलेज से संबंधित कोई कहानी लिखी जा रही है, तो उसके जो संवाद होंगे एक पढ़े लिखे युवा के जो वाक्य होंगे उनमें भाषाओं के मिश्रण के साथ संवाद लिखे हुए होंगे, तो वह उसके अनुकूल लगेंगे। और यही कोई अनपढ़ व्यक्ति है या फिर कोई इतिहास संबंधित, मुगल काल संबंधित कोई कहानी है, तो उसमें उर्दू, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण संवादों में होगा। अर्थात संवाद पात्रों के स्वभाव और उसकी पृष्ठभूमि जिससे कि वे संबंधित है उसके अनुकूल होने चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य के प्रति लक्षित होने चाहिए। कि अर्थात बहुत छोटे छोटे संवाद पाठकों के लिए आसानी से पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं। वो बहुत ही स्वाभाविक होने चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, नेचुरल लगने चाहिए, प्राकृतिक लगने चाहिए, उसमें कहीं नाटकीयता नहीं होनी चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते हुए से होने चाहिए। संवादों का अनावश्यक विस्तार बहुत सी जटिलताएं पैदा करता है। अर्थात अगर बड़े बड़े संवाद लिखेंगे तो हमारे जो विस्तार अधिक होगा तो वो हमको उद्देश्य तक पहुंचाने में, वो कहानी में बाधा पैदा करेंगे। अब हम आते हैं क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष। कोई भी कहानी तभी सफल मानी जाती है जब उसका अंत अच्छा हो। हम सब ने सुना भी होगा, हम आपस में जब बातें करते हैं तो कहते भी हैं अक्सर कि अंत भला तो सब भला। तो इसी तरह कहानी में भी उसका जो अंतिम तत्व क्लाइमेक्स यदि अच्छा होगा तो कहानी सफल कहानी होगी। इसमें हमें कुछ बिंदु जो है वो देखने आवश्यक है कि चरमोत्कर्ष कैसा होना चाहिए। चरमोत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने और लेखकीय पक्षधर की ओर आने की ओर प्रेरित करे। अर्थात लेखक जिस उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए इस कहानी का उसने ये ताना बाना रचा था, जब वो अंत तक पहुंचे तो जो लेखक चाहता है पाठक भी वही चाहने लगे, उसकी सोच भी वैसी ही हो जाए जैसी कि लेखक की है, तब वह कहानी चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है। तो पाठक को लगता है कि नहीं, मैं ये कहानी मेरे अनुरूप ही अंत तक पहुंची। ये प्रेरणा उसको शुरू से लेके आखिर तक चलते चलते अंत तक आकर के उसको ये महसूस होना चाहिए कि क्लाइमेक्स यानी कि चरमोत्कर्ष यानी कि कहानी का अंत उसकी सोच के अनुसार है। अर्थात लेखक और उनका जो सोचने का तरीका है वो एक जैसा हो जाना चाहिए। पाठकों को यह लगे कि उसे अपना निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। पाठक को कतई नहीं लगना चाहिए कि जो कहानी का अंत हुआ वह उसके ऊपर थोप दिया गया है, उसके अनुसार तो ये निर्णय ठीक नहीं था, ऐसा नहीं उसे लगना चाहिए। अर्थात पाठक को यह स्वतंत्रता लगे कि उसका अंत करने के लिए किस प्रकार का कहानी का अंत हो वो उस पर ही निर्भर है। पाठक को यह लगना चाहिए कि उसने जो निर्णय लिए हैं वे उसके अपने हैं, ना कि थोपे हुए। अर्थात लेखक का जो सोचना है वही पाठक का सोचना होगा, तो कहानी के अंत में पाठक उसके साथ जुड़ जाएगा और उसको वो कहानी और उसका अंत अपना सा ही लगेगा। तो इस तरह से हमारे ये सभी तत्व यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पाठ का निष्कर्ष जानते हैं। पाठ के निष्कर्ष के लिए कुछ प्रमुख बिंदु मैंने यहाँ पर लिखे हैं। कहानी लिखने के लिए कहानी कला का ज्ञान होना चाहिए। हमने सभी तत्व पढ़े, हमको पता चल गया कि कहानी में किन तत्वों का महत्व होता है। उनको अपने दिमाग में रखते हुए ही कहानी की रचना की ओर प्रेरित होना चाहिए। परंतु इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम अच्छी कहानियों को पढ़ें और सुने। अर्थात हमें अच्छी कहानियां पढ़ने और सुनने की आदत होगी, तब हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि अच्छा इस तत्व को इस तरह से प्रेषित करने पर ये कहानी अच्छी बनती है। तो हमने सुन करके ये जाना, सीखा कि अच्छी कहानी क्या होती है, तभी हम कहानी अच्छी लिखने के भी काबिल होंगे। कहानी के तत्वों का ज्ञान, जैसा कि हमने जान लिया कि कहानी के 6 तत्व कथानक, देश काल और वातावरण, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद
और संघर्ष तत्व और अंततः उसका जो चरमोत्कर्ष है उस सब का अच्छी तरह से ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा पर पकड़ इसकी तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है। अगर आपकी भाषा सशक्त है तो कहानी में उसका प्रयोग सशक्त रूप से होगा और कहानी के अनुकूल अच्छे संवाद लिखने में बहुत सहायक होंगे। इसीलिए भाषा का ज्ञान अति आवश्यक है। कल्पना शक्ति और तथ्यों का उचित समन्वय करने का कौशल। अब देश काल और वातावरण से संबंधित तथ्य तो हमने जुटा लिए, परंतु यह कल्पना अगर किसी लेखक में नहीं है कि वो उन तथ्यों का इस्तेमाल कितनी रोचकता से करने वाला है और कैसे करने वाला है, तो वह कल्पना शक्ति के साथ उसका समन्वय नहीं कर पाता तो वो कहानी अच्छी नहीं होगी। अतः इन दोनों का समन्वय करना ही एक अच्छी कहानी को कुशलता पूर्वक लिखने के लिए सहायक होता है। कहानीकार का कहानी के परिवेश और देशकाल का समुचित ज्ञान होना चाहिए। उसके लिए उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जिस परिवेश को लेकर वो कहानी लिखने वाला है उस समय का वातावरण कैसा था, उस समय के संघर्ष की क्या स्थितियां थी, भाषा किस तरह की प्रयोग में लाई जाती थी। इन सब का ज्ञान कहानीकार के लिए अति आवश्यक है। पाठक की रुचि का ज्ञान एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है कि जो पाठक या जिस पाठक के लिए हम कहानी लिखने जा रहे हैं, लेखक कहानी लिखने जा रहा है, वो किस तरह की कहानी पढ़ते हैं, हम किस वर्ग के, किस आयु वर्ग के लिए कहानी लिख रहे हैं, यह सब हमें पता होना चाहिए। तभी कहानी रुचिकर बन पाएगी और पाठक उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको हर्ष उल्लास के साथ ग्रहण करेगा। पाठक को कहानी के अंत का निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता देना बहुत ही आवश्यक है, जो कि हमने अभी क्लाइमेक्स यानी चरमोत्कर्ष के अंतर्गत जाना। कहानी में रोचकता और पकड़ बनी रहे, इसलिए द्वंद्व तत्व का सटीक उपयोग करना अति आवश्यक है। यानी कि कहानी की रोचकता ही पाठक को उसे पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। अतः द्वंद्व तत्वों का रोचकता के लिए सही तरीके से प्रयोग करना लेखक के लिए अति आवश्यक है। यह कहानी की एक महत्वपूर्ण शर्त भी हम इसको मान सकते हैं। इसके साथ ही ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आशा करते हैं आप उनके उत्तर इस वीडियो को देख करके निकाल पाएंगे या फिर अपनी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम को एक बार पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, तब आप इनके उत्तर करने में सक्षम होंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, कहानी की परिभाषा लिखकर उसके तत्वों के नाम लिखें। कहानी में देशकाल और वातावरण की क्या भूमिका है, यह दूसरा प्रश्न है। कहानी में संवादों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखें। चौथा प्रश्न, पात्र और चरित्र चित्रण की कहानी में क्या भूमिका है, किस विधि को चरित्र चित्रण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस वीडियो में हमने दिखाया है आपको, कृपया बार बार वीडियो देखें और जानें, क्योंकि ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कहानी में संघर्ष तत्व क्यों आवश्यक है। अंत में अच्छी कहानी का चरमोत्कर्ष कैसा होना चाहिए। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। आप किसी भी तरह की आपको समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर हमें बताएं, क्योंकि आपकी समस्या और हमारा समाधान आपके कार्य को सरल बनाएगा, आसान बनाएगा। हमारा प्रयास यही है कि हम आपके हिंदी भाषा विषय किसी भी समस्या को दूर करें। आज की ये समस्या दूर हुई या नहीं हुई, इसके लिए आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।